नमस्कार, सिटी सेंटर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। आज देश में कोरोना के मामले 1 लाख के पार दर्ज हुए हैं। राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर सख्तियां भी बढ़ा रही हैं। राजधानी दिल्ली में आज से वीकेंड कर्फ्यू की भी शुरुआत हो गई है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में आज 40,925 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं मुंबई में आज 20,971 कोरोना मामले दर्ज हुए और कोरोना से 6 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली की बात करें तो यहां बीते 24 घंटों में कोरोना के 17,335 मामले सामने आए हैं और 9 की मौत हुई है। लगातार बढ़ते मामलों के बीच WHO ने नए वेरिएंट को लेकर चेताया है और साफ कहा है कि ओमिक्रॉन को हल्के में ना लें। ओमिक्रॉन से लोग अस्पतालों में भी भर्ती हो रहे हैं और इससे मौतें भी हो रही हैं। ओमिक्रॉन को हल्के में न लें, इसकी वजह से अस्पताल भी जाना पड़ रहा है और ये कुछ मामलों में जानलेवा भी हो रहा है। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट को माइल्ड कहना ठीक नहीं, क्योंकि इस वेरिएंट के बाद अचानक अस्पतालों में दाखिला बढ़ा है। मुश्किल राज्यों की तरफ से सही से डेटा मुहैया करवाने को लेकर आ रही है। इस लहर में दोनों टीके लेने वालों को भी संक्रमण हो रहा है और उन्हें भी जिन्हें पहले कोविड हो चुका है। इस तीसरी लहर में मामलों की रफ्तार और वैश्विक आंकड़ों का आधार इशारा कर रही है कि अनुमान से कहीं ज्यादा भारत में रोजाना मामले रिपोर्ट होने वाले हैं। तो ना ये हल्का है और ना ही इसे हल्के में लें। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना की नई लहर में फिर से होटल और ट्रैवल इंडस्ट्री को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। 6 महीना पहले होटल कारोबार से जुड़े 35 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां गई थी। हजारों ट्रैवल एजेंट सड़कों पर आ गए थे। ट्रैवल एजेंट्स की माने तो जनवरी में 30 से 50% बुकिंग रद्द हो चुकी है। आज की तस्वीर दिखाने से पहले हम आपको लेकर चलते हैं 6 महीना पहले नोएडा में रेस्टोरेंट के मालिक वरुण खेरा के पास। उन्होंने लाखों रुपए लगाकर पिछले साल 30 जून को अपना रेस्टोरेंट दोबारा शुरू किया था। नए साल पर अच्छा कारोबार होने की उम्मीद थी, लेकिन अब एक बार फिर से लॉकडाउन का खतरा उन्हें सता रहा है। रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने गृह सचिव को पत्र लिखकर लॉकडाउन न लगाने की मांग की है। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक आह्वान करा है कि आप हमारे को समय इस तरीके से दीजिए कि हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सके, इस तरीके से हो कि हम आराम से लोगों को विदाउट एनी स्केयर आराम से डाइन इन करा सकें। हम सभी के सभी जितने भी सरकार के अंदर लोग हैं जो ऊंचे बैठे हुए हैं, जैसे प्रधानमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर साहब हैं, सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र तरीके से निवेदन करते हैं कि हमारी इंडस्ट्री को बचाएं, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे इन रिस्ट्रिक्शंस के चलते। रेस्टोरेंट और होटल व्यवसाय ही नहीं, दिल्ली एनसीआर में मृत्युंजय जैसे ट्रैवल एजेंट और उनकी कंपनी को 25 दिसंबर और 1 जनवरी को अच्छे कारोबार की उम्मीद थी, लेकिन ओमिक्रॉन के खतरों के चलते एक के बाद एक टूर कैंसिल हो रहे हैं। उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय टूर तो 70% खत्म हो चुके हैं। घरेलू टूरिस्ट भी 30 से 40% अपनी बुकिंग रद्द कर चुका है। ट्रैवल इंडस्ट्री जो टिकी हुई है, हमारी इंडस्ट्री की जो मैं बात करता हूँ, वो मोस्टली टिकी हुई है हमारी फैमिली क्राउड पे। जनवरी, दिसंबर, मई, जून का सीजन आता है, तो यही सीजन का वेट करते हैं पूरे साल। उस सीजन के टाइम पे थोड़ा सा टफ हो जाता है। इस बार का सीजन हमें सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। ओमिक्रॉन की इस लहर से 60,000 होटल और 5 लाख रेस्टोरेंट के व्यवसाय पर भी असर पड़ने की संभावना है। इसी के चलते सरकार भी बहुत ज्यादा सख्ती के पक्ष में नहीं दिख रही है। नई दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक में खासकर बेंगलुरु में कोरोना एक बार फिर बेलगाम होता जा रहा है। संक्रमण दर जहां बेंगलुरु में 6% के आसपास है, वहीं राज्य में 3.5% के पास पहुंच गई है। यानी तीसरी वेव की दस्तक यहां पड़ चुकी है। ऐसे में देखते हैं कि दूसरी वेव और अब में इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना फर्क पड़ा है। नए आईसीयू बेड्स और दूसरी सुविधाएं। कर्नाटक में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी चल रही है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री, मंत्री, विपक्ष के नेता सभी कोरोना प्रोटोकॉल का माखौल उड़ाते देखे जा सकते हैं। नतीजा भी सामने है।
राजस्व मंत्री आर अशोक शुक्रवार को संक्रमित हो गए। इन सब के बीच पिछले साल दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन और बेड की कमी और शमशान में लंबी कतार जैसे हालात दोबारा न बने, सरकार इसकी कोशिश कर रही है। लेकिन ओमिक्रॉन के संक्रमण की रफ्तार चिंता बढ़ा रही है। ओमिक्रॉन सही है कि ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैलता है, लेकिन इसकी तीव्रता धीमी है। यह राहत की बात है क्योंकि ये काफी तेजी से फैल रहा है। ऐसे में लोगों में इसके बारे में जानकारी बढ़ाने की जरूरत है। दूसरी लहर के दौरान बेड और ऑक्सीजन की कमी सभी जगह दिखी थी। जहां 2021 में दूसरी लहर के दौरान कर्नाटक में 46,222 बेड्स थे, इनको बढ़ाकर अब 51,273 कर दिया गया है, यानी तकरीबन 5,000 बेड्स बढ़ाए गए हैं। आईसीयू 1961 थे, अब 3,877 है। ऑक्सीजन बेड 25,184 थे, अब 28,447 है। ऑक्सीजन की क्षमता 719 टन प्रतिदिन थी, वो अब बढ़कर 1,264 टन पहुंच गई है। हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहे हैं। तकनीकी सलाहकार समिति ने भी कड़े कदम उठाने की सलाह दी है। उन सबको ध्यान में रखते हुए जो कुछ संभव है वो सब कुछ अपनी तरफ से कर रहे हैं। तेजी से फैलते हुए संक्रमण को देखते हुए पूरे राज्य में शुक्रवार देर शाम से सोमवार तक का कर्फ्यू लगा दिया गया है। हालांकि कर्नाटक में कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट ओमिक्रॉन पर फिलहाल भारी है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में गृह मंत्रालय की कमेटी ने भी जांच शुरू कर दी है। वहीं पंजाब के सीएम चन्नी ने एनडीटीवी से कहा है कि पीएम की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं था, ये राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश है। गृह मंत्रालय की बनाई 3 सदस्यों की कमेटी ने फिरोजपुर जाकर उस जगह का जायजा लिया जहां 5 जनवरी को प्रधानमंत्री का काफिला अटका रह गया था। टीम ने राज्य पुलिस प्रमुख एस चट्टोपाध्याय और 13 अन्य सीनियर पुलिस अफसरों को फिरोजपुर बुलाया, ये जानने के लिए कि जिम्मेदार कौन है। बाद में गृह मंत्रालय ने भटिंडा के एसएसपी को एक शो कॉज नोटिस भी जारी किया और 1 दिन के भीतर जवाब देने को कहा। बाद में कुछ और वीडियो सामने आए जिनमें प्रधानमंत्री के काफिले के आगे कुछ ही मीटर दूर बीजेपी समर्थक दिख रहे थे, प्रदर्शनकारी किसान नहीं। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से कहा कि वो प्रधानमंत्री के दौरे के सुरक्षा इंतजामों के सारे रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले ले। चीफ जस्टिस एनवी रमणा के नेतृत्व वाली बेंच ने पंजाब और केंद्र से कहा कि वो सोमवार की अगली सुनवाई तक अपनी अपनी कमेटियों को जांच रोकने को कहें। इधर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सुरक्षा के सवाल पर सियासी घमासान जारी है। कांग्रेस इसे पंजाबियत का अपमान बता रही है कि 70,000 कुर्सियों पे 500 बंदों को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एड्रेस करे। जब कोई ऐसा प्लान ही नहीं था कि वो सड़क से जाएंगे, तो यकायक ये प्लान कैसे बदला? और अगर बदला तो ये बहुत साफ है कि वो इस ह्यूमिलिएशन से बचना चाहते थे कि जो बीजेपी का कंप्लीट फेलियर, दे वर लाइक अ बस्ट बलून, इस बात को अवॉइड करने के लिए उन्होंने ये बहाना रचा है। ये जो प्रधानमंत्री के साथ घटना हुई, ये संजोग नहीं था, ये एक साजिश था उनकी हत्या का। सारी चिट्ठियां अब धीरे धीरे पब्लिक डोमेन में आ चुकी है और सुप्रीम कोर्ट के डोमेन में भी पहुंच रहा है। इस साजिश केवल पंजाब के मुख्यमंत्री तक सीमित नहीं है, ये साजिश के तार दिल्ली तक पहुंचेगी। ऐसा है। एनडीटीवी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि केंद्र की नीयत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की है। आपको डर है इस बात का कि इसी बहाने राष्ट्रपति शासन? अरे डर नहीं है, इन लोगों की सोच है। इन लोगों की ये सोच है कि यहाँ
अराजकता फैलाए, यहाँ लोगों को डराकर वोटें ले। पंजाब डरने वाली स्टेट नहीं है। प्रधानमंत्री के काफिले की सुरक्षा में चूक के 2 दिन बाद भी पंजाब के डीजीपी या पुलिस के अधिकारियों की तरफ से अभी तक कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी जा रही है कि ऐसा आखिर हुआ क्यों, और इससे कहीं ना कहीं पंजाब और केंद्र सरकार के बीच में तू-तू मैं जारी है। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। और यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे श्रीनगर में जबरदस्त बर्फबारी। और अब खबर उत्तर प्रदेश से। आपको उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की याद है? बुलंदशहर में गौकशी की एक घटना के बाद भीड़ ने पत्थर, कुल्हाड़ी और गोली मारकर उनका कत्ल कर दिया था। सुबोध कुमार सिंह की पत्नी की गुजारिश पर जमानत पर आजाद घूम रहे आरोपी योगेश राज को सुप्रीम कोर्ट ने जेल भेजने का आदेश दिया था। आज उसने खुद को सरेंडर कर दिया। 3 दिसंबर 2018 को बुलंदशहर के सियाना में ये नजारा था। गौकशी की घटना के बाद भीड़ ने थाने पे हमला कर दिया, थाना जला दिया, वहां खड़ी सारी गाड़ियां फूंक डाली जो देर तक धू-धू कर जलती रहीं। यही नहीं, इंस्पेक्टर सुबोध कुमार को पत्थरों से मारा, उनके सिर पे कुल्हाड़ी चलाई और गोली मार दी। इस कांड के आरोपी योगेश राज को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आज जेल हुई। अभी मुझे 3 जनवरी 2022 को एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक आदेश प्राप्त हुआ है, जिसका आदेश का पालन करते हुए मैं अपने जनपद न्यायालय में सरेंडर करने आया हूँ। इस कांड की जांच को लेकर बुलंदशहर पुलिस पे काफी उंगलियां उठ चुकी हैं। तब पुलिस ने 4 लोगों को गौकशी के इल्जाम में जेल भेजा था। बाद में एसआईटी ने उन्हें निर्दोष बता के छोड़ दिया। एसआईटी ने 4 दूसरे लोगों को गौकशी में पकड़ा। पुलिस ने जीतू फौजी को इंस्पेक्टर की हत्या का मुलजिम बनाया था। एसआईटी ने कहा कि उसने हत्या नहीं की, वो निर्दोष है। एसआईटी ने कलुआ नट के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज किया। इंस्पेक्टर की पिस्टल छीन के उनकी हत्या हुई थी, लेकिन पुलिस उन्हें बरामद नहीं कर सकी। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। सयाना कांड का आरोपी योगेश राज जब जमानत पे छूटा तो एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम के नारे लगे। इस सब से शहीद इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के परिवार को बहुत तकलीफ होती है। अब सुप्रीम कोर्ट से उनकी पत्नी की गुजारिश पे उसकी बेल रद्द हुई है और वो जेल गया है। मुजरिम को आप जितना शरण देंगे, मुजरिम को आप जितना बचाएंगे, मुजरिम अगली बार उससे बड़ा गुनाह करेगा। मुजरिमों को हम समाज को बहिष्कार ही करना चाहिए, उनको उनकी जगह पहुंचाना चाहिए। इस मामले में अब चार्जेस फ्रेम करने के लिए 20 जनवरी की तारीख तय हुई है। आज उनको आदेश किया गया है बाकी सभी को कि सब उपस्थित हों, चार्ज फ्रेम किया जाएगा शीघ्र से शीघ्र, और 20 तारीख को यदि सभी लोग आते हैं, आरोपी आते हैं, तो सब पर आरोप उसमें लगाया जाएगा और उसके बाद में फिर साक्ष्य की कार्रवाई आगे की जाएगी। बुलंदशहर का ये कांड अपराधी और सियासत के गठजोड़ की एक घटिया मिसाल है। काश उसकी हिमायत करने वाले उस शहीद इंस्पेक्टर के बारे में सोचते जो इस तरह सरेआम पीट कर मार दिया गया। बुलंदशहर में समीर अली और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। श्रीनगर में आज जबरदस्त बर्फबारी हुई है, जिससे घरों की छतों पर हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी नजर आ रही है और सैलानी भी इस खुशनुमा मौसम में बर्फबारी का मजा लेते दिखाई दे रहे हैं। और एनडीटीवी के खाते में एक और उपलब्धि जुड़ी है। एनडीटीवी के जुबान पर सच दिल में इंडिया को इंडियन टेली एड्स अवार्ड मिला है। इसे द मोस्ट आइकॉनिक टीवी कैंपेन ऑफ ऑल टाइम माना गया है। सच दिखाते हैं ताकि दुनिया के बाजार में आजादी सस्ती न बिक जाए। कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे। सच दिखाते हैं हम ताकि पैसे की चमक से कभी हुनर ना पड़े फीका।
खुदगर्जी खोखला न बना दे, सोचने का तरीका सच दिखाते हैं हम, ताकि अच्छे विचार और आदर्श बस किताबी बातें न रह जाएं। के अंदर एक नया जोश और उत्साह पैदा हुआ है। एक बेहतर कल चाहते हैं हम, इसलिए सच दिखाते हैं हम। एनडीटीवी इंडिया, जुबान पे सच, दिल में इंडिया।